नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 15वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 26 मार्च को प्रसारित 14वें भाग में हमने ऐसे बहादुर सैनिक की गाथा सुनी थी जिनकी स्तिमित करने वाली यह गाथा थी। इन सैनिक का नाम था सूबेदार अजीत सिंह। आज के भाग में हम जिस वायुसेना अधिकारी के शौर्य की गाथा सुनने जा रहे हैं उनका नाम है विंग कमांडर जगमोहन नाथ। वे ऐसे बहादुर वायुसेना अधिकारी हैं जिन्हें 2 बार महावीर चक्र पुरस्कार से नवाजा गया था। आज तक के 75 साल के भारतीय सेना के इतिहास में 6 भारतीय सैनिकों को 2 बार महावीर चक्र पुरस्कार प्राप्त होने का सौभाग्य मिला है। यह 6 सैनिक हैं: विंग कमांडर जगमोहन नाथ, जनरल अरुण कुमार वैद्य, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो, विंग कमांडर गौतम, कर्नल रिशान और ब्रिगेडियर संत सिंह। यह 6 सैनिकों ने हमारे कीर्तिमान में 4 चांद लगाए हैं। आज की जो हमारी कहानी है वह विंग कमांडर जगमोहन नाथ के बारे में है। जगमोहन नाथ साहब का जन्म 8 अगस्त 1930 को राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। 1948 में उन्होंने पहली बार कोयम्बतूर के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला प्राप्त किया था। उन्होंने 1948 से लेकर 1969 तक अपनी सेवाएं भारतीय वायुसेना को प्रदान की थी। जैसा कि सबको ज्ञात है, 1962 में चीन के साथ हुए लड़ाई में भारत ने अपने लड़ाकू विमानों का उपयोग चीन के खिलाफ नहीं किया था, लेकिन हमारे वायुसेना के विमान सैनिकों तरह अन्य सामग्री को सीमा में पहुंचाने में पूरी तरह से सक्रिय थे। इसके अलावा एक बहुत जोखिम भरा काम जो था वो था कि चीनी क्षेत्र में उड़कर वहाँ की गुप्त सीक्रेट इन्फॉर्मेशन गैदर करना। इसके लिए हमारे पास सिर्फ ब्रिटिश मेड कैनबेरा बॉम्बर विमान ही उपलब्ध थे। यही विमान से विंग कमांडर जगमोहन नाथ साहब चीन के अक्साई चीन क्षेत्र तथा तिब्बत में बहुत ही नीचे स्तर पर उड़ान भरते हुए खुफिया एजेंसी प्राप्त करते थे। यह काम इसलिए भी जोखिम था कि उनके विमान को कोई कवर और प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं था और काफ़ी नीचे इसलिए उड़ान भरना ज़रूरी था कि चीन के रडार उन्हें पता न कर सके, उन्हें डिटेक्ट न कर सके। कई बार उनके विमानों पर हमला हुआ लेकिन वो बच निकले। उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की थी वो कैमरा द्वारा, उनके जहाज़ में कोई कैमरे लगे हुए थे जिसके कारण उन्होंने कई क्षेत्रों का चित्रीकरण किया, उसके फ़ोटो निकाले और निरंतर वे अपने हेडक्वार्टर को भेजते रहे। उनकी इस जानकारी से ही हम अपनी आगे की रणनीति तय करने में सक्षम थे। उनके इस बहादुरी और साहसपूर्ण कारनामों का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने उन्हें उस समय महावीर चक्र पुरस्कार से नवाजा था। 3 साल बाद अगस्त सितंबर 1965 महीने में पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें भी विंग कमांडर जगमोहन नाथ साहब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पश्चिमी छोर पर पाकिस्तानी क्षेत्र में उड़ते हुए उनके डिफेंस इंस्टॉलेशन, वहाँ की एयरफील्ड की वास्तविक परिस्थिति तथा उनके कहाँ रडार है, इनका पता लगाने का काम फिर से जगमोहन नाथ साहब के कंधे पर आ गया था। उन्होंने युद्ध के दौरान पाकिस्तान क्षेत्र पर लगभग 30 बार उड़ान भरी। अनेक बार उन्होंने तो टी ट्रॉप लेवल तक उड़ान भरी ताकि वो रडार की मारक क्षमता से और डिटेक्शन क्षमता से अपने आप को बचा सके। ऐसा करते हुए उन्हें 3 खतरों से बचकर ये अपना काम को अंजाम देना था। वो खतरा था कि पाकिस्तानी रडार द्वारा डिटेक्ट होना, दूसरा खतरा था पाकिस्तानी गन से अपने आप को बचाव करना, और सबसे महत्वपूर्ण कभी कभी यह भी समस्या खड़ी होती थी कि ईंधन कभी ख़त्म न हो जाए। इस विषम परिस्थितियों को ऊपर भी
उसके ऊपर मात करते हुए उन्होंने बहुत ही संवेदनशील और हमारे सेना के लिए उपयुक्त ऐसी जानकारी इकट्ठा की थी। कई बार ऐसा होता था कि जब उन्हें एहसास होता था कि निचले स्तर पर आने से वो जिस इलाकों का चित्रीकरण और फोटोग्राफी करना चाहते थे वो उतना स्पष्ट नहीं आता था, तो वो अचानक अपने हवाई जहाज़ को, कैनबेरा जो उनका बॉम्बर था, उसे वो 12,000 फीट तक ऊपर ले जा सकते थे। इसकी वजह ये थी कि ऊपर जाने से वो इंस्टॉलेशन की चित्र फ़ोटो काफ़ी स्वच्छ और स्पष्ट मिल सके। लेकिन इसमें खतरा ये था कि जब वो 12,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते थे कि तब वो पाकिस्तान के पास जो अत्यंत शक्तिशाली रडार थे उस डिटेक्शन क्षमता पर आ जाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये खतरा मोल लेना ही सही समझा और इसका फ़ायदा ये हुआ कि कराची के पास एक जो उनका पाकिस्तान का बहुत ही शक्तिशाली रडार था, वह रडार इन्हीं के द्वारा सप्लाई की गई खुफिया इंफॉर्मेशन के कारण ही हम उसे ध्वस्त कर सके थे। इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि 1965 में पाकिस्तान के पास अमेरिका द्वारा दिए हुए अत्यंत आधुनिक और शक्तिशाली साइबर जेट्स, स्टार फाइटर ये विमान थे, जबकि हमारे पास ब्रिटिशकालीन कैनबेरा, वैम्पायर और छोटे नेट विमान थे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास एयर सुपीरियोरिटी थी। दे हैड एज ओवर अंडर आवर इंडियन एयरफोर्स। इसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान को मात दी। यह इसलिए संभव हुआ कि हमारे वैमानिकों ने, हमारे पायलट्स ने जो अदम्य साहस दिखाया, उसके कारण ही हम पाकिस्तान की जो सुपीरियर उनकी जो मशीनरी थी उसे मात देते रहे। यह जो उनकी मिशन थी, जो कि खुफिया मिशन थी, सीक्रेट मिशन थी, इसकी जानकारी उनके अलावा उस समय के हमारे वायुसेना प्रमुख मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह साहब को ही थी। यह एक बहुत ही अनूठी बात है, ऐसा बहुत कम होता है। इसका यह कारण है कि उनकी जो निपुणता थी और जो हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी थी, उसके कारण ही वो अपने मुखिया का विश्वास हासिल करने में सफल हुए थे। यह किसी भी सैनिक के जीवन में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब वे खुफिया फोटोग्राफी करके भारतीय वायुसेना में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय उनके पीछे एक साइबर जेट पाकिस्तान का विमान लग गया था। उस विमान को जैसे तैसे वो डॉज करते हुए वो तेज़ी से भारतीय वायुसेना में दाखिल हुए। उसी समय भारत का एक मिग विमान आ गया, स्क्रैम्बल करने उनके पास पहुंच गया था। उस भारतीय लड़ाकू विमान ने यह समझा कि वो भारतीय विमान को एनकाउंटर न कर, पाकिस्तानी विमान को एनकाउंटर न करते हुए भारतीय विमान को एनकाउंटर कर बैठे थे। लेकिन वो भाग्यशाली रहे कि उसमें से वो बच निकले और सुरक्षित अपने हवाई अड्डे पर वापस आ गए। 1969 में जगमोहन नाथ साहब भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए। उनकी जो एक इंटीग्रिटी थी, उसके चलते उस समय के हमारे प्रमुख अर्जन सिंह साहब ने उन्हें प्रोफेसर ये कोड नेम प्रदान किया था। निवृत्ति पश्चात नाथ साहब ने अपनी सेवाएं एयर इंडिया को कमर्शियल पायलट के रूप में प्रदान की थी। इस बहादुर और होनहार वायुसैनिक अधिकारी का हाल ही में 12 दिन पहले 21 मार्च 2013 को 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में दुखद निधन हो गया था। इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इनके अदम्य साहस को प्रणाम करते हुए हम आज का यह भाग यही समाप्त करने जा रहे हैं। अगला भाग 16 अप्रैल को प्रसारित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।